1929 में जब ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हुई थी ना, तो मेरी समझ से सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि लोगों की नौकरियां जा रही थीं या बैंक डूब रहे थे। बिल्कुल, वो तो बस एक नतीजा था असली समस्या का। हाँ, एग्जैक्टली। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि दुनिया के जो सबसे होशियार अर्थशास्त्री थे, जब उन्होंने अपनी पुरानी और भरोसेमंद किताबें खोली तो उन्हें उसमें समस्या का कोई समाधान ही नहीं मिला। मतलब उनका पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया था। वही तो, अर्थशास्त्र का वो पुराना नियम जो कहता था कि मार्केट अपने आप हर समस्या को ठीक कर लेगा, वो अचानक से पूरी तरह धराशायी हो गया था। देखो, अर्थशास्त्र के इतिहास में ये एक ऐसा वैचारिक संकट था जिसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। क्लासिकल थ्योरी का तो सीधा सा मानना था कि अगर कोई असंतुलन है तो वो बस कुछ समय की बात है, कि बस इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब सालों तक बेरोजगारी और भुखमरी कमी नहीं हुई तो ये एकदम साफ हो गया कि वो पुराना डायग्नोस्टिक टूल बॉक्स अब काम नहीं करने वाला। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के दस्तावेजों, मिल्टन फ्रीडमैन जैसे दिग्गजों के ऐतिहासिक विश्लेषण और 1929 की महामंदी के डेटा को खंगाल रहे हैं। और हमारा मकसद बहुत साफ है। बिल्कुल, मकसद है उस एक इंसान को समझना जिसने अर्थशास्त्र की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने इस पुरानी क्लासिकल विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंका और ये साबित किया कि कभी-कभी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारों को सीधे मैदान में उतरना ही पड़ता है। और पता है, ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है। अगर हम आज की दुनिया को देखें, खासकर 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश को, हाँ, वो तो बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है। सरकारों ने दुनिया को मंदी से निकालने के लिए जिन स्टिमुलस पैकेजेस का सहारा लिया, वो पूरी तरह से केन्स की ही थ्योरी पर आधारित था। भी थ्योरी को गहराई से समझने से पहले उस दिमाग को समझना बहुत जरूरी है जिसने इसे जन्म दिया। तो चलिए उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। बिल्कुल, उनका बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है। जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1883 में कैम्ब्रिज में हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्र उनके खून में था। उनके पिता जॉन नेविल कीन्स वो भी कैम्ब्रिज में ही अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। लेकिन कीन्स ने शुरुआत सीधे अर्थशास्त्र से नहीं की थी। हाँ, यही तो। एटन कॉलेज से स्कॉलरशिप पाने के बाद उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से गणित की पढ़ाई की। मतलब उनका बेस ही मैथमेटिक्स था। और मैं कहूंगा कि ये उनकी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कीन्स कोई ऐसे विचारक नहीं थे जो बस हवा में बातें करते हों। उन्हें गणित और बाजार के डेटा की बहुत गहरी समझ थी। अच्छा, तो इसका फायदा उन्हें इकोनॉमिक्स में कैसे मिला? दुनिया में कदम रखा तो उनके पास गणितीय तर्कों की एक बहुत मजबूत नींव पहले से थी। मतलब वो उन पुराने क्लासिकल मॉडल्स को अंदर से समझते थे। एग्जैक्टली। और तभी तो वो बाद में उन्हें इतनी सटीकता से तोड़ पाए। क्या बात है। और पढ़ाई के बाद उनका करियर भी किसी नॉर्मल प्रोफेसर जैसा नहीं रहा। उन्होंने पहले इंडिया ऑफिस में नौकरी की और फिर पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश ट्रेजरी यानी वित्त मंत्रालय में काम किया। लेकिन उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो 1919 में आया। हाँ, युद्ध के बाद वर्साई शांति सम्मेलन चल रहा था। कीन्स वहां ब्रिटिश डेलीगेशन का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने वहां जो होते हुए देखा उससे वो इतने ज्यादा आहत हुए कि उन्होंने अपना पद ही छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ पद नहीं छोड़ा था, बल्कि एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस। ओह, वो किताब तो बहुत मशहूर हुई थी। बिल्कुल। उस सम्मेलन में विजयी देश, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन, हारने वाले जर्मनी पर बहुत भारी आर्थिक जुर्माना लगा रहे थे। कीन्स ने अपनी किताब में साफ गणित के जरिए समझाया कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस जुर्माने का बोझ सही नहीं पाएगी। और उन्होंने चेतावनी दी कि ये कदम सिर्फ जर्मनी को ही तबाह नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में एक और भयानक युद्ध को जन्म देगा। और सोचिए, उनकी वो भविष्यवाणी कितनी खौफनाक हद तक सच साबित हुई। सच में इसी किताब ने उन्हें रातों रात एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। लेकिन जो बात मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो कोई बोरिंग किताबी अर्थशास्त्री बिल्कुल नहीं थे। अरे, उनकी जिंदगी तो बहुत रंगीन थी, है ना। वो शेयर बाजार के एक बेहद सफल इन्वेस्टर थे। उन्होंने कला में पैसा लगाया, वो दुर्लभ किताबों के शौकीन थे और 1925 में उन्होंने एक मशहूर रूसी बैलरीना लीडिया लोपोकोवा से शादी भी की। और इसके साथ ही 1921 में उन्होंने अ ट्रीटीज ऑन प्रोबेबिलिटी नाम की किताब लिखकर गणित और सांख्यिकी में भी अपना लोहा मनवाया।
तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि शेयर बाजार में खुद पैसा लगाने और कला जैसी चीज़ों से जुड़े होने के अनुभव ने ही उन्हें ये सिखाया कि इंसान हमेशा रैशनल या तार्किक फैसले नहीं लेता? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आई हैं। पुरानी इकोनॉमिक्स तो यही मानती थी कि हर इंसान हमेशा बिल्कुल नपे तुले फैसले करता है, लेकिन कीन्स का अनुभव अलग था। मतलब जब आप कला, दर्शन और वास्तविक शेयर बाजार की दुनिया में एक साथ जीते हैं, तो आप इंसानों को सिर्फ एक तार्किक मशीन की तरह नहीं देख सकते। एग्जैक्टली। और यही वो समझ थी जिसने अर्थशास्त्र को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। इसे समझने के लिए हमें उनकी बौद्धिक यात्रा को देखना होगा, जिसे अक्सर द मॉनेटरी ट्रायलॉजी कहा जाता है। द मॉनेटरी ट्रायलॉजी, मतलब उनकी 3 सबसे प्रमुख किताबें जो दिखाती हैं कि उनके विचार कैसे इवॉल्व हुए। हमारे सोर्सेज में मशहूर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का जिक्र है, जो इस 1923 वाली किताब को कीन्स का सबसे बेहतरीन काम मानते हैं। पर ऐसा क्यों? इस किताब में ऐसा क्या खास था? देखो, ट्रैक्ट में कीन्स ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर बात की थी। उस समय तक कीन्स काफी हद तक अपने गुरुओं के कैम्ब्रिज समीकरण का पालन कर रहे थे। रुको, आगे बढ़ने से पहले ये कैम्ब्रिज समीकरण असल में था क्या? ये उस दौर की सोच को कैसे चला रहा था? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो कैम्ब्रिज समीकरण ये मानता था कि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई और बाजार में चीजों की कीमतों के बीच एक सीधा गणितीय रिश्ता है। मतलब अगर सरकार पैसा दोगुना कर दे तो कीमतें दोगुनी हो जाएंगी? बिल्कुल। इस सोच के हिसाब से बाजार में सब कुछ एक तय नियम के तहत चलता है और पैसे का महज उत्पादन बढ़ने से रोजगार पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो फ्रीडमैन को ये किताब इसलिए पसंद थी क्योंकि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी और कीमतों की स्थिरता पर एक बहुत ही तार्किक और क्लासिकल फोकस था। सही पकड़ा। लेकिन कीन्स की सोच यहीं नहीं रुकी। 1930 में उनकी दूसरी प्रमुख किताब आती है, अ ट्रीटीज ऑन मनी। 2 वॉल्यूम्स की ये भारी भरकम किताब थी। और यहाँ उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक स्थिर मशीन की बजाय एक गतिशील चीज की तरह देखना शुरू कर दिया था। हाँ, उन्होंने क्रेडिट साइकिल यानी ऋण चक्र पर फोकस किया। ट्रीटीज में कीन्स ने यह समझाने की कोशिश की कि बाजार में बूम और बस्ट यानी तेजी और मंदी आखिर आते क्यों हैं। तो उनका क्या निष्कर्ष था? उन्होंने कहा कि जब कंपनियों को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा, तो वो अति उत्साह में आकर बहुत ज्यादा निवेश करने लगती हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। बिल्कुल। लेकिन जब ये अति उत्साह टूटता है और नुकसान होने लगता है, तो वो उतनी ही तेजी से पीछे हटती हैं, जिससे मंदी आ जाती है। यानी यहाँ वो पहली बार ये मान रहे थे कि इंसानी भावनाएं, हमारा लालच और हमारा डर बाजार को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। एकदम सही। और फिर आता है साल 1936, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी सबसे क्रांतिकारी किताब पब्लिश हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इसी एक किताब ने आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी नींव रख दी है ना? हाँ, जनरल थ्योरी में कीन्स ने अपना पूरा फोकस एग्रीगेट डिमांड पर शिफ्ट कर दिया। एग्रीगेट डिमांड मतलब आसान शब्दों में कहें तो एक अर्थव्यवस्था में परिवारों, व्यवसायों और सरकार द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च। एग्जैक्टली। अब देखो, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अगर कोई सामान नहीं बिक रहा है तो कीमतें अपने आप गिर जाएंगी, और अगर लोग बेरोजगार हैं तो उनकी मजदूरी कम हो जाएगी, और जब मजदूरी कम होगी तो कंपनी उन्हें फिर से काम पे रख लेंगी। मतलब बाजार अपने आप खुद को फिक्स कर लेगा। लेकिन कीन्स ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा वास्तविक दुनिया में बिल्कुल नहीं होता। पर क्यों? मजदूरी नीचे क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि कीन्स ने ऑब्जर्व किया कि मजदूरी और कीमतें स्टिकी होती हैं, मतलब वो आसानी से नीचे नहीं आती। कोई भी इंसान अपनी कम हुई सैलरी आसानी से स्वीकार नहीं करता। मजदूर यूनियनें तुरंत हड़ताल कर देंगी। और कंपनियां भी शायद वेतन कम करने से बचती हैं क्योंकि इससे काम करने वालों का मनोबल टूटता है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर मंदी का माहौल है और बाजार में डर है तो बैंक भले ही ब्याज दरें जीरो कर दें, कोई भी व्यापारी नया लोन लेकर फैक्ट्री नहीं लगाएगा। जाहिर है, उसे पता है कि उसका सामान खरीदने वाला बाहर कोई है ही नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां 1929 की महामंदी की सच्चाई क्लासिकल थ्योरी से सीधे टकराती है। हाँ, 1929 में शेयर बाजार क्रैश हुआ, दुनिया भर में हाहाकार मच गया, बैंक बंद होने लगे। क्लासिकल नियम के हिसाब से तो कुछ महीनों या एकाध साल में वेतन और कीमतें कम होनी चाहिए थी और अर्थव्यवस्था को वापस उछाल मारना चाहिए था। लेकिन सालों बीत गए, अमेरिका और यूरोप में लाखों लोग
लंबी बेरोजगारी और भयंकर गरीबी में फंसे रहे। बाजार ने खुद को ठीक नहीं किया और उस समय पुराने अर्थशास्त्री अभी भी यही कह रहे थे कि बस थोड़ा और इंतजार करो, लंबी अवधि में बाजार खुद को संतुलित कर लेगा। और इसी बात पर कीन्स का वो बहुत ही मशहूर डायलॉग आता है, लॉन्ग रन में हम सब मर चुके होंगे। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। मतलब जब लोग आज भूख से मर रहे हैं तो हम 10 या 20 साल बाद बाजार के खुद ब खुद ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते। सही कहा। उन्होंने समझाया कि फ्री मार्केट में संकट के समय खुद को ठीक करने का कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं होता है। मंदी में लोग डर कर खर्च करना बंद कर देते हैं। और जब लोग खर्च नहीं करते तो डिमांड गिरती है। डिमांड गिरती है तो फैक्ट्रियां बंद होती हैं। फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो लोग बेरोजगार होते हैं। और फिर वो बेरोजगार लोग और भी कम खर्च करते हैं। ये एक नीचे की तरफ जाने वाला ऐसा खतरनाक भंवर है जिससे अर्थव्यवस्था खुद बाहर नहीं आ सकती। ये कुछ ऐसा है, मान लो एक गाड़ी है जिसकी बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। अब आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे इग्निशन घुमाते रहें, लाइट के स्विच ऑन ऑफ करते रहें, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। उसे बाहर से एक भारी धक्का या एक जंप स्टार्ट की जरूरत है। केन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था रूपी गाड़ी की बैटरी इस तरह डेड हो जाए तो वो बाहरी धक्का सिर्फ एक ही संस्था दे सकती है और वो है सरकार। ये एनालॉजी इस पूरी थ्योरी का एकदम सटीक सार है। केन्स ने तर्क दिया कि जब निजी क्षेत्र डरा हुआ हो, जब लोग खर्च न कर रहे हों और कंपनियां निवेश न कर रही हों, तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही होगा। मतलब सरकार को आगे आकर बड़े सार्वजनिक काम शुरू करने चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, पुल बनाने चाहिए। हाँ, भले ही सरकार को इसके लिए भारी कर्ज क्यों न लेना पड़े। और यहीं से जन्म होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट का। इसका मतलब है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है वो सिर्फ उतना ही नहीं रहता, वो इकोनॉमी में कई गुना होकर काम करता है। बिल्कुल। देखो, जब सरकार कोई पुल बनाने के लिए 100 रुपए खर्च करती है तो वो पैसा मजदूर की जेब में जाता है। वो मजदूर उस पैसे से राशन वाले के पास जाकर खाना खरीदता है, फिर राशन वाला उस पैसे से कपड़े खरीदता है और कपड़े वाला उस पैसे से अपने घर की मरम्मत करवाता है। इस तरह सरकार का वो शुरुआती खर्च अर्थव्यवस्था में एक चेन रिएक्शन पैदा करता है जो एग्रीगेट डिमांड को तेजी से ऊपर खींच लाता है। क्या बात है। लेकिन हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही मजबूत विपरीत नजरिया भी शामिल है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मिल्टन फ्रीडमैन और मॉनेटरिस्ट। हाँ, वो एक बहुत ही जरूरी पर्सपेक्टिव है। फ्रीडमैन ने 1929 की महामंदी को एकदम अलग चश्मे से देखा था। उनका मानना था कि ये पूरी तबाही मुक्त बाजार की नाकामी नहीं थी। फ्रीडमैन ने अपनी मशहूर रिसर्च में तर्क दिया कि 1929 का क्रैश एक आम मंदी हो सकती थी, लेकिन इसे महामंदी में बदलने का काम अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने किया। मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी की एक ऐतिहासिक विफलता थी। बिल्कुल। फ्रीडमैन के मुताबिक ये सेंट्रल बैंक की गलती थी। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर पूरे देश में डर का माहौल है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लोग वैसे ही कुछ नहीं खरीद रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक के क्या करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, फ्रीडमैन का तर्क था कि जब शुरुआती घबराहट हुई तो लोग अपने पैसा निकालने के लिए बैंकों की तरफ भागे, जिसे हम बैंक रन कहते हैं। अब बैंक के पास सारा पैसा कैश में तो होता नहीं है, उन्होंने उसे आगे लोन पर दिया होता है। हाँ, ये तो बेसिक बैंकिंग है। तो ऐसे में कई स्वस्थ बैंक भी डूब गए। जब बैंक डूबे तो लोगों की जीवन भर की बचत खत्म हो गई। फ्रीडमैन ने डेटा के जरिए दिखाया कि 1930 से 1933 के बीच फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल पैसे की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई को 1/3 तक गिरने दिया। बाप रे, मतलब बाजार से पैसा ही पूरी तरह गायब हो गया? हाँ, फ्रीडमैन का कहना था कि अगर सेंट्रल बैंक ने उस समय एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम किया होता और सिस्टम में पर्याप्त नकदी बनाए रखी होती तो बैंक नहीं डूबते। और अगर बैंक नहीं डूबते तो इकोनॉमी में इतना गहरा खौफ नहीं फैलता। इसलिए उनके नजरिए में बीमारी बाजार में नहीं थी, बल्कि बीमारी सेंट्रल बैंक के खराब मैनेजमेंट में थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार डिबेट है अर्थशास्त्र में। हाँ, कीन्स का मानना था कि बीमारी बाजार की डिमांड में है और इलाज सरकार के राजकोषीय खर्च में है, जबकि फ्रीडमैन का मानना था कि बीमारी सरकार की मौद्रिक नीति में थी और इलाज पैसे की आपूर्ति को स्थिर रखने में है। और ये दोनों ही नजरिया अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। लेकिन अगर हम वापस कीन्स पर लौटें तो वो केवल सिद्धांत बनाकर रुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो अर्थशास्त्र के एक बहुत प्रभावशाली बाहरी व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने लिबरल पार्टी को सलाह दी और ब्रिटेन की मैकमिलन कमेटी के साथ काम भी किया। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ
तब भी कीन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हाउ टू पे फॉर द वॉर नाम से एक पूरी योजना बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन बिना भयंकर महंगाई बढ़ाए युद्ध के इस विशाल खर्च को मैनेज कर सकता है। हाँ, उन्होंने टैक्स और आने वाले बचत का एक ऐसा खाका तैयार किया जिसने युद्ध जीतने में ब्रिटेन की आर्थिक रूप से बहुत मदद की। लेकिन उनका सबसे बड़ा और आखिरी काम तो युद्ध के अंत में आया, 1944 का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। युद्ध के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मलबे में तब्दील हो चुकी थी। ब्रेटन वुड्स में दुनिया भर के नेता और अर्थशास्त्री ये तय करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलेगी ताकि 1930 जैसी महामंदी दोबारा ना आए। और कीन्स वहां ब्रिटिश डेलीगेशन के प्रमुख थे। अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद वो इस नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मुख्य आर्किटेक्ट बने। और आपको पता है, उसी सम्मेलन से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। आज हम रोज अखबारों में IMF और विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन संस्थाओं की वैचारिक नींव में कीन्स का ही दिमाग लगा था। बिल्कुल। और कीन्स के राजनीतिक प्रभाव और उनकी सोच से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। F.A. हायक की मशहूर किताब द रोड टू सर्फडम से जुड़ा हुआ। हायक की वो किताब तो इस बात पर चेतावनी थी कि अगर सरकार अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा दखल देती है या बहुत ज्यादा सेंट्रल प्लानिंग करती है तो समाज अंततः तानाशाही की तरफ चला जाता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कीन्स का इस पर क्या रिएक्शन रहा होगा? देखो, कीन्स ने तो उम्र भर सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की, तो जाहिर है उन्होंने हायक की इस किताब का कड़ा विरोध किया होगा। यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। कीन्स ने हायक को एक पत्र लिखा और कहा कि वो उस किताब के नैतिक दर्शन से लगभग पूरी तरह से सहमत हैं। सच में? मैक्रो इकोनॉमिक्स और सरकारी खर्च के जनक ने कहा कि वो इस बात से सहमत है कि ज्यादा सरकारी नियंत्रण खतरनाक है। ये तो पूरी तरह से विरोधाभासी लगता है मुझे। विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसमें गहराई है। कीन्स ने हायक से कहा कि समाधान ये नहीं है कि हम योजना बनाना ही छोड़ दें। उन्होंने मॉडरेट प्लानिंग का समर्थन किया। अच्छा, मॉडरेट प्लानिंग। कीन्स का मानना था कि संकट के समय सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। उन्होंने लिखा कि ये प्लानिंग तभी सुरक्षित है जब इसे लागू करने वाले लोग सही नैतिक सोच वाले हों। मतलब वो लोग जो सत्ता में बैठकर फैसले ले रहे हैं वो भ्रष्ट न हो, उनके इरादे साफ हों और वो सच में समाज की भलाई चाहते हों। हाँ, कीन्स को लगता था कि अगर सत्ता सही और समझदार लोगों के हाथ में है तो सरकारी हस्तक्षेप एक वरदान हो सकता है। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी लगता है ना? मतलब ये मान लेना कि सत्ता में हमेशा ज्ञानी और निस्वार्थ लोग ही बैठेंगे। ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है और ये हमें सीधा आज के दौर में लाकर खड़ा कर देता है। 1946 में कीन्स का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी हर देश के वित्त मंत्रालय में जिंदा हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तो 2007-8 का ग्लोबल क्रैश ही था। जब पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा, तो अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक की सरकारों ने क्या किया? उन्होंने कीन्स के ही तरीके अपनाए। उन्होंने बैंकों को डूबने से बचाने के लिए बेल आउट पैकेज दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खरबों डॉलर का खर्च किया, एग्रीगेट डिमांड को वापस खींचने की पूरी कोशिश की। जो साफ साबित करता है कि आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स आज भी कीन्स की उसी जनरल थ्योरी की बुनियाद पर ही टिका है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो ये है कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने अर्थशास्त्र को केवल एक ठंडे गणितीय विषय से निकालकर उसे मानवीय व्यवहार, मनोविज्ञान और सार्वजनिक नीति का हिस्सा बना दिया। उन्होंने अर्थशास्त्रियों को ये सिखाया कि इंसानी अर्थव्यवस्था कोई परफेक्ट मशीन नहीं है, ये टूट सकती है, और जब बाजार का अपना मैकेनिज्म काम करना बंद कर दे तो इंसानों को सिर्फ इस उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए कि समय सब कुछ ठीक कर देगा। उन्हें सक्रिय रूप से स्थिति को सुधारने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे गहन विश्लेषण के बाद मेरे दिमाग में एक नया विचार घूम रहा है। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर हमारे इन दस्तावेजों में तो नहीं लिखा है, लेकिन आज के हालात देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या? ट्रेड और AI के प्रभाव में चलती हैं। आज दुनिया भर की सरकारें केन्स के सरकारी हस्तक्षेप वाले विचार का इस्तेमाल तो बड़े शौक से करती हैं। हर छोटे बड़े संकट में खरबों डॉलर छापकर बाजार में डाल दिए जाते हैं। हाँ, ये तो आजकल का नॉर्म बन गया है। तो अगर हम सोचें, क्या ये संभव है कि सरकारें केन्स के सिद्धांत का सिर्फ आधा हिस्सा ही मान रही हैं? केन्स ने मंदी के समय खर्च करने को कहा था, लेकिन क्या हम अब उस खर्च की लत का शिकार हो गए हैं? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है।
क्या इसके नतीजतन हम दुनिया को एक ऐसे भारी कर्ज के जाल में धकेल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद खुद केन्स ने भी कभी नहीं की होगी? क्या 21वीं सदी की इस बेहद तेज और जटिल इकोनॉमी के लिए, जहां सरकारें खर्च करना तो जानती हैं लेकिन उसे रोकना नहीं जानती, क्या अब हमें एक नए केन्स की जरूरत है? वाकई ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद भविष्य के किसी नए अर्थशास्त्री को ही